This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः पौष पौर्णिमा दिनांक 28 जानेवारी 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका निदान प्रकरण श्रोत्रव्यास लक्षण शंखं चक्रं जलरुकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं पीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छद्मं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। आत्मानस्तम्भरोक्ष स्फुटन विमथन क्षोभकं प्रतोदाः कण्ठध्वंसावसादौ श्रमकविलपनं श्रंसशूलप्रभेदाः पारुष्यं कर्णनादौ विषमपरिणतिभ्रंश दृष्टिप्रमोहाः विस्पन्दोद्धट्टनानि ग्लपनम् अशयनं ताडनं पीडनं च तर्हि भ्रंशदृष्टिप्रमोह विस्पन्द उद्घट्टनानि विस्पन्द परिस्पन्द स्पन्द एतैः पर्यायैः स्पन्दशब्दः तत्र निर्दिश्यते तर्हि किञ्चित् स्फुरणं तत्र भवति स्पन्दन इस प्रकार का प्रतीत होता है उद्घट्टन ये अस्थि पर अस्थि इस प्रकार का आकर आ जाता है तो एक प्रकार का एक प्रकार की पीड़ा होती है एक प्रकार का आवाज इस प्रकार का इसमें आता है ग्लपनम अशयनम सुतलानी और नींद नहीं आना ताड़नम पीड़न ताड़न जैसी पीड़ा पीड़न जैसी दबाने जैसी इस प्रकार की पीड़ा ये दिखाई देते हैं नामोन्नामो नाम और उन्नाम नाम यानी कि नीचे झुक जाना आगे झुक जाना और उन्नाम पीछे अंतरायाम और बहिरायाम ये जो बताते हैं वातव्य तो ये विनमन ये वात का इस प्रकार का लक्षण है और ये कुछ हद तक मूत्र व स्रोत से जुड़ा हुआ इस प्रकार का है विलास नानक का खास करके कहना था कि ये मूत्र व स्रोत से जुड़ा इस प्रकार का है तो नामो नामो विषादो सो विषाद ये भी एक प्रवृत्त वात का लक्षण है विषाद से रोग बढ़ता है तो फिर से विषाद आ जाता है ये एक कॉमन विशेष सर्कल है लेकिन इसके बीच में ये वात का लक्षण है वात का प्रकोप होता रहता है ये एक बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की है रखने की है ताकि डिप्रेशन के बारे में हम वात शमन के बारे में सोचे
खास करके अभ्यंग शिरोधारा इस प्रकार का जो है वो उसके बारे में सोचिए। और कल जैसे ये पातंजल योग सूत्र के बारे में सोच रहे थे कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सो चित्त प्रसादन जो है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादन, ये पहला सूत्र है। और उसके बाद में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य तो प्रच्छर्दन बाहर हवा छोड़ना और फिर विधारण भाई कुंभक करना, इससे भी चित्त प्रसादन होता है। तो विषाद से बाहर निकालने के लिए वही कुंभक का अभ्यास करना जरूरी इस प्रकार का होगा। मैंने जैसे कल बताया कि मैंने कोशिश की अभी कि वही कुंभक करके जब हवा और फुफ्फुस में आ जाती है तो उसको फिर से वही कुंभक बहिर्विरेचन इस प्रकार का करने का ज्यादा देर नहीं हो पाता है, एक या दो ही बार हो पाता है। तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जो वायु की अशुद्धियां मद स्वरूप वायु है वो फुफ्फुस में आता होगा, उसको बार बार बाहर निकालना है। तो प्रच्छर्दन और विधारण, दूसरा जो विधारण का अर्थ कृष्णा जी पुनर्कर ने किया है कि धीरे धीरे सांस लेके उसका विधारण करते रहना। और किसी का उदाहरण उन्होंने दिया है वहां पे, केवलानंद सरस्वती मेरे ख्याल वो इस प्रकार से करते थे। तो वो भी एक दीर्घ श्वसन, इस दृष्टि से दीर्घ श्वसन और दीर्घ विरेचन, सांस लेते समय भी बहुत धीमे धीमे लेते रहना तो विधारण इस प्रकार का हो जाएगा। और छोड़ते समय धीरे धीरे छोड़ना और फिर उसमें वही कुंभ करने की कोशिश करना, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। तो ये विषाद के लिए डिप्रेशन के पेशेंट बहुत है और ओजक क्षय होता है, ओज वृद्धि करने की दवा देनी पड़ती है, ये अलग हुआ। जिन कारणों से विषाद हो रहा है उसको कैसे दूर करें, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। और फिर उसको न्यूट्रल स्थिति में लाना और फिर हर्षण की तरफ लेके जाना ये आवश्यक होगा। तो ये न्यूट्रल स्थिति में लाने के लिए अभ्यंग शिरोधारा ये इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। और इसी प्रकार से ये भाई कुंभक ये भी इसमें फायदेमंद इस प्रकार हो। ब्रह्म परिपतनम ब्रह्म और परिपतन इस प्रकार का, या ब्रह्म में परिपतन इस प्रकार का। तो चक्कर आना ये तो काफी चक्रारूढ़ से स्थिति है, जैसे कि हम चक्र के ऊपर घूम रहे हैं इस प्रकार का, और फिर गिर जाना। जृंभणम रोम हर्षो ये जृंभा ये भी वात का लक्षण है, विशेषतः ज्वर के बारे में। वातज ज्वर में ये जृंभा ये पूर्व रूप में इस प्रकार का आता है। रोम हर्ष ये भी वात का लक्षण है। विक्षेप आक्षेप शोष ग्रहण शुचिरता छेदनम वेष्टनम च। विक्षेप और आक्षेप इसमें क्या फर्क है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जब बाहर फेंके जाते हैं तो शायद विक्षेप, और अंतर्गत ही इस प्रकार के आक्षेप आते रहते हैं। तो क्षिपंती ऐसी अगर स्थिति है तो विक्षेप कहेंगे। क्षिपंती व झांगानी दास में लक्षण बताया जाता है। और अंदर ही अंदर वर्त वगैरह इस प्रकार के जो होते हैं, या कुछ फेंका जा रहा है अंदर इस प्रकार की प्रतीति होगी तो शायद वो आक्षेप इस प्रकार के रहेंगे। परिपतन तोल संभातान्वयने, एक्चुअली पतन मूल शब्द है, और परि उपसर्ग से उसमें कुछ अंतर होता है नहीं होता है तो बताना मुश्किल होगा। तो ले सकते हो कि बैलेंस नहीं कर सकते हैं और गिर जाते हैं अपने आप। खास करके डीएमडी जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी,
उसमें ये लक्षण दिखाई दे देता है कि 4-5 बरस के लड़कों में ये शुरुआत होती है और चलते-चलते अपने आप गिरने लगते हैं। और फिर पिंडिका का साइज बढ़ जाता है और सीपी के लेवल करेंगे तो सीपी के लेवल बहुत हाई इस प्रकार के आते हैं। तो जनरली इसी के आधार पर निदान हो जाता है, बायोप्सी भी करते हैं। लेकिन एक बार निदान होने पर हाँ, एलोपैथी में बताया जाता है कि 18-19 बरस तक की आयु रहेगी और वो भी क्रिपल्ड इस प्रकार के रहेंगे। और कहीं भी इसका इलाज नहीं है वगैरह वगैरह। तो मेंटेन तो होते हैं और मेरे यहाँ 26 बरस तक जिंदा रहा है युवा, लेकिन फिर भी ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। और पिंडिका का बड़ा हो जाना ये इसमें एक अहम इस प्रकार का रहेगा। दातार गुरु जी ने इसके बारे में कुछ बहस की है। उनके कहने में विरुद्धाहार ये अगर मेन कारण है तो उन्होंने कुछ दवाइयां वहां पे सजेस्ट की है और इससे ठीक होते हैं ऐसा बताया है। तो देखना पड़ेगा अगर इस प्रकार से कोई मरीज दातार गुरु जी की चिकित्सा से ठीक हुए हैं तो वैसे स्नेहन स्वेदन वगैरह तो करते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार का गिर जाना ये स्यूडोमस्कुलर डिस्ट्रोफी इसमें काफी इस प्रकार का दिखाई देता है। विक्षेप आक्षेप शोष पर्टिकुलरली मांस शोष ये डायबिटीज में दिखने वाला या राजयक्ष्मा में दिखने वाला इस प्रकार का लक्षण दिखाई देता है। ग्रहण तो ग्रह ग्रह और ग्रहण स्तंभ जैसे बताया था, तो स्तंभ में रुक जाना इस प्रकार का है और ग्रह में अटक जाना इस प्रकार का है। कटी स्तंभ का परिणाम चलने में दिक्कत इस प्रकार का होगा। कटी ग्रह ऐसा बोलेंगे तो वहां जकड़न है इस प्रकार का होगा। मैंने वो नानल सर की केस बताई थी, बाबू नानल सर की कि बहुत अमीर इस प्रकार का मरीज था और घर एसी, कार एसी, ऑफिस एसी, एसी से दूसरे एसी में चले जाना इस प्रकार से। और अमवात की शिकायत थी, शरीर में स्वेलिंग था, पेन था। तो नानल सर ने कहा ये सब बंद कर दो एसी वगैरह जो है और धूप घर में आने दो वगैरह वगैरह। और स्वेदन ये प्रधान चिकित्सा है। तो वो भले बड़े गर्व से बता रहे थे कि मेरे पास घर में 2 बड़े रेफ्रिजरेटर है। तो नानल सर ने कहा क्यों, क्या करते हैं? तो बोले ऐसा है कि एक तो मैं सब्जी वगैरह दूध सब रखता हूँ एक रेफ्रिजरेटर में, और दूसरे रेफ्रिजरेटर में कपड़े रखता हूँ और आइस कोल्ड कपड़े इस्तेमाल करता हूँ। ये क्रेजी इस प्रकार के मरीज हो सकते हैं। तो नानल सर ने कहा ये सब बंद करवा दो और स्वेदन ये प्रधान चिकित्सा रही। उनको काफी अच्छा रिलीफ मिला। बम्बई वाले थे पेशेंट, वापस बम्बई जाना था तो बोले कि मैं नाटक देखना चाहता हूँ, पुणे में हूँ। तो नानल सर ने फिर भी सुझाव दिया है कि आप बालगंधर्व में मत जाइए, भरतनाट्यम देने जाइए, जो कि एयर कंडीशन नहीं है। अभी मुझे मालूम नहीं, उस समय तो एयर कंडीशन नहीं था, लेकिन ये जिक्र करके फिर भी बालगंधर्व में गए और रात 12 बजे वहां पे जकड़ गए, कुर्सी से उठ ही नहीं पाए। तो फिर नानल सर को रात में फोन किया, उन्होंने कैसे फोन उठाया मालूम नहीं, लेकिन उठाया और फिर बताया कि ठीक है अभी हॉट वाटर बैग लेके आओ घर से और सिकाई करो, तभी वो उठ पाएंगे, स्तंभ दूर होगा। तो ये बड़ा अजीब अनुभव है और काफी सोचने लायक इस प्रकार का है। तो ग्रहण सुशिरता ये एक भावना जैसी होती है कि अंदर से
सुशील हो गया है, कुछ है ही नहीं अंदर, इस प्रकार की फीलिंग होती है। अस्थि सौशील्य, हाँ, ये एक दिखाई दे सकता है, अनुभूत इस प्रकार का हो सकता है। वैसे सर में भी इस प्रकार का भारीपन भी हो सकता है, नहीं तो सुशीलत्व, हॉलोनेस इस प्रकार का फील होता है। सरदर्द में वात प्रधान सरदर्द है, तो उसमें धातु क्षयजन्य है या अमार्गावरोधजन्य है, इसके लिए एक सिंपल उपशय अनुपशय इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर वस्त्र से सर को बांधेंगे तो कुछ मरीज में आराम मिलता है, तो वहां समझ लेना है धातु क्षयजन्य है, इसमें शायद बृहत्वा चिंतामणि ताप्यादि वगैरह करके प्रयोग करना है। और अगर इस प्रकार के वेष्टन से या बांधने से तकलीफ बढ़ती है, तो समझ लेना है मार्गावरोधजन्य माता प्रकोप है, तीक्ष्ण नक्शे वगैरह ऐसा कुछ करना चाहिए या तीक्ष्ण लेप का प्रयोग करना है। स्तंभ एंड ग्रह कैन बी डिफरेंशिएट एज निरुपस्तंभित वात वृद्धि एंड उपस्तंभित वृद्धि कंडीशन। उपस्तंभित जो है वो अवरोध के जरिए है, हाँ, और यह अवरोध किसी भी चीज का हो सकता है, आम का भी हो सकता है या फिर कफ वगैरह का हो सकता है, या धातु रस वसादि धातुओं का इस प्रकार का हो सकता है, और वो भी साम हो सकते हैं। तो लेकिन ज्यादातर इन दोनों का प्रयोग पर्याय के रूप में भी हो सकता है। जब अतिसार की बात करेंगे, हाँ, या अवष्टंभ की बात करेंगे, मलावष्टंभ की बात करेंगे, तो उसमें स्तंभ का शब्द का प्रयोग, गतिमंत जो द्रव्य है उसको रूप का देना इस प्रकार, गतिमंत भाव के बारे में। और ग्रह जो है वो अवयव में होने वाली इस प्रकार की चीज है। जैसे रक्त स्तंभन, हाँ, ये गतिमान रक्त गतिमान भाव है, और उसमें स्तंभन इस प्रकार का हो गया। शायद जब विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ती है और क्लॉट्स होने लगते हैं, तो उसमें हम स्तंभ के बारे में सोच सकते हैं, और विस्कोसिटी को बढ़ाने, कम करने के लिए जैसे कि अभी ये एस्पिरिन का प्रयोग होता रहता है, उस प्रकार से कुछ उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार की दवाइयां जो इस प्रकार के स्तंभ को दूर करेगी। और ग्रह का मतलब ज्यादा अवयवों से इस प्रकार का, कटि ग्रह, मन्या ग्रह, ये काफी कॉमन इस प्रकार के हैं, तो स्तंभ का प्रयोग वहां पे नहीं करें। लोग करते हैं मन्या स्तंभ, ग्रीवा स्तंभ या कटि स्तंभ ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गतिमंत भावों के लिए स्तंभ और अवयवों के बारे में ग्रह ये करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ये परिभाषा निश्चित ही करना ये भी एक अहम मुद्दा है, और अगर हम ग्रंथों के अनुसार निदान करते हैं और ग्रंथों के अनुसार चिकित्सा देने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम शूल से डील कर रहे हैं, वेदना से डील कर रहे हैं, पीड़ा से डील कर रहे हैं, हाँ, स्तंभ है, ग्रह है, वगैरह वगैरह। तो परिभाषा की निश्चित होना, ये लक्षण एग्जैक्टली क्या है, ये अगर हम सोच सकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी है। दुर्भाग्य की बात है कि जब हम वातक व्याधि की चिकित्सा करते हैं, तो वहां इन लक्षणों का जिक्र नहीं होता। वहां निरुपस्तंभित उपस्तंभित इसी प्रकार से बताते रहते हैं, और उसके आधार पर चिकित्सा दी जाती है। और योग जो होते हैं वो संतर्पण अपतर्पण दोनों करने वाले भी होते हैं, कुछ संतर्पण होता है, कुछ अपतर्पण होते हैं, कुछ दोनों तरीके से काम करने वाले इस प्रकार से होते हैं। तो किन औषधियों का कहाँ प्रयोग करना है, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है डिसाइड करना, लेकिन ये करने की जरूरत है अगर हम हर लक्षण की संप्राप्ति को समझने की कोशिश करें। जैसे में एक मैंने बात की थी कि सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें देना है, डिसीज कोई भी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे बुखार हो, चाहे और कोई,
लेकिन अभी मेरा सर दर्द बहुत ज्यादा है, तो उसमें रिलीफ मुझे कैसे आए? तो इसमें अगर हम रिलीफ दे पाते हैं तो रोगी टिक पाएगा, हमारे ट्रीटमेंट लेता रहेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर वो सिम्टोमेटिक रिलीफ ढूंढते ढूंढते एलोपैथी में चला जाएगा। तो हर लक्षण को इस प्रकार से समझ लेना, ये उसकी संप्राप्ति के बारे में जानकारी ले लेना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और खास करके जो नए विकार है जिनके बारे में ज्यादा बहस ग्रंथ में नहीं है, उनके बारे में हम कैसे सोचें, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। जैसे मेरा मेन फील्ड कैंसर का है, और कैंसर में वेदना ये बहुत अहम मुद्दा है। तो बहुत सीवियर पेन इस प्रकार का रहता है, और हर मरीज में उसके बारे में किस प्रकार से सोचे और उसको रिलीफ कैसे दे, ये डिसाइड करना काफी मुश्किल। हमारा सूत्र तो वायु धातु क्षयत को मार्ग से आवरण नमा इतना ही सीमित इस प्रकार का है। कई कई रोगों में इस प्रकार की स्थिति आती रहती है कि लक्षण देते हैं बस्ती पार्श्व शिरश्रीली वैगरी गोक्षर साधिताम वगैरह वगैरह इस प्रकार से अस्वेदन तृष्णार्थास्ता नागर। तो जहां ग्रंथों में हम कुछ रेफरेंसेस ले सकते हैं, वहां ग्रंथोक्त चिकित्सा दे सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि नहीं बता सकते कि ये निरुपस्तंभित है, उपस्तंभित है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और बेसिक कैंसर अपतर्पणोत्थ विकार है, संतर्पण चाहिए, लेकिन आम अगर है तो उसमें अपतर्पण चाहिए, लंदन चाहिए वगैरह वगैरह। तो स्तंभ एक मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड, ग्रह रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स विथ पेन असे म्हणता येईल का? मान अवघड़ने, उत्संग भरने एक्सेट्रा ग्रह। वही मैं कह रहा हूँ कि अवयवों से संबद्ध जो है वो ग्रह कहेंगे, और गतिमान जो भाव है उनके बारे में स्तंभ कहेंगे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो ऐसी अवस्था में जजमेंट कर पाना, और फ्रॅक्चर आहे, नंतर हालचालच करू शकत नाही, तिथे तुम्ही काय करणार? काय स्तंभ? स्तंभच म्हणायला पाहिजे, मी ग्रह म्हणायला पाहिजे खरं तर, पण ही आणखीन वेगळी कंडिशन आहे, म्हणजे हा ग्रहस्तंभ म्हणण्यासारखं नाही, शूल असंच करणार आहे. सुशिरत्व, हाउ टू डिफाइन क्लिनिकली विदाउट एक्सरे? ये फील होता है, मरीज बताते हैं कि पोकड़ पोकड़ वाटतं इस प्रकार से। तो अभी तो हम ये बोन डेंसिटी स्टडी करवा सकते हैं, और उसमें सुषिर तत्व का पता चल जाता है। विटामिन D3 डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विथ लो बोन डेंसिटी, ये इसको हम कह सकेंगे सुषिरत्व है इस प्रकार से। लेकिन लोग बताते हैं कि ऐसा पोकड़ इस प्रकार का या अंदर सुशिर इस प्रकार का फील होता है। तो जब होता है तो ये धातु क्षयजन्य वात प्रकोप है ऐसा समझकर संतर्पण ब्रूहण इस प्रकार का देना है। तो वेस्टर्न जो मैंने बताया कि ये भी अच्छी चिकित्सा इस प्रकार के पिंडिकोद वेस्टर्न काफी कॉमन सिम्टम है, और अगर स्नेहन करके लोकरे के वस्त्र से वेस्टर्न करते हैं तो काफी फायदा होता है, वो पिंडिकेट वेस्टर्न कम हो जाता है। Mostly the bone with osteoporotic change is painful on deep palpation. लेकिन डीप पाल्पेशन के जरिए होगा, लेकिन वेस्टर्न करेंगे तो इसमें फायदा होगा, इसमें संदेह इस प्रकार का नहीं है। सुशिरता छेदन वेस्टर्न, छेदन और वेस्टर्न ये भी वात का लक्षण है। एक्चुअली वेस्टर्न जो है
तिमितत्व ये लक्षण कफों में आता है। तिम्पति व गात्राणी, आर्द्र चर्म, इस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने वेष्टन इस प्रकार का हो रहा है, ये वात का लक्षण बताया गया है। वर्ण शावो ऋणोपी, ऋणो वा, तो शाव या अरुण वर्ण इस प्रकार का, त्रिलोपी च महती, बहुत ज्यादा प्यास इस प्रकार की। एक वेणुमाधव शास्त्री जोशी की केस मैंने काफी दिनों पहले इसमें शेयर की थी, अच्छी केस है। कि एक 18-19 वर्ष का युवा ड्राइव किया पानी में, और अंदर चुभ गया उसका, और सर पे आघात हुआ, फ्रंटल हेड पे आघात हुआ। और फिर उसको जब भी कुछ थोड़ा भी धक्का लगता तो आक्षेप का शुरू हो जाता। विक्षेप कहेंगे ज्यादा बेहतर है, अभी आक्षेप और विक्षेप दोनों है। और बहुत प्यास लगती थी। और वो कहता रहता था कि पानी डालो, पानी डालो। और ये करीबन सिलसिला 5-6 घंटे तक चलता रहता था। 4-5 लोग उसको पकड़ कर रखते थे, एक आदमी उसके मुंह में पानी डालता था, कोल्ड ड्रिंक डालता था, चाय डालता था, वो सिर्फ चिल्लाता रहता, और डालो इस प्रकार से। तो ये केस जसलोक में जाकर वापस आ गई, वहां पे कुछ निदान नहीं हुआ। और लक्षण तो वैसे ही थे। उसको बहुत संभलते थे कि कहीं उसको धक्का न लग जाए, धक्का लग जाने पर ये शुरू होता था। तो वेणुमाधव शास्त्री जोशी जी ने सिर्फ या अस्थि के ऊपर आघात और मज्जा पर परिणाम इस प्रकार का सोचकर अस्थि मज्जा पाचक का काढ़ा दे दिया। और से काफी उसको रिलीफ मिला। एक 15 दिन के बाद उसको पहला धक्का लगा, तो जो आक्षेपक शुरू हुए उस समय में भी, लेकिन वो 15-20 मिनट ही टिके। पानी भी 10-15 गिलास तक ही सीमित रहा, नहीं तो 80-90 गिलास तक पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय ऐसा लेता था। और फिर उससे आगे तकलीफ होती थी, उस पानी के जरिए तकलीफ होती थी। तो ये एक अद्भुत केस है कि केवल अस्थिमज्जा पाचक इस काढ़े से वो ठीक हो गया। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो उनके पास गया था सीखने के लिए। तो उस समय वो दिखाने के लिए आया था, और वो स्कूटर पर बंबई से अहमदाबाद होके वापस आया था, जिसको थोड़ा भी धक्का सहन नहीं होता था। वो इतना ठीक हो गया था कि स्कूटर पर मुंबई से अहमदाबाद जाकर वापस आया था। तो ये अद्भुत केस है वैसे देखा जाए तो। और मेरा यहाँ गया क्योंकि तुड़पी चमहती, नी ज्यादा प्यास, ये मैंने पहली बार सुनी है। इतना मैंने भी कभी देखा नहीं है इस प्रकार का मरीज। लेकिन इसका एलोपैथी में कुछ निदान ही नहीं हो पाया, और कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाई। और वो आयुर्वेद में आके वेणुमाधव शास्त्री जोशी के हाथे हाथों तृष्णा आणि आक्षेप दोनों हो ना, पण ही पिपासा नाहीये। नहीं नहीं, तृष्णाच होती, पिपासा नहीं है। स्वाप विश्लेष संगाह, तो सुक्ति एक अहम लक्षण इस प्रकार का है। खास करके स्केलेटन में, हड्डियों में, स्केलेटन हड्डियों में जो डिसीज होते हैं, इसमें स्वाप लक्षण पाँव में नीचे आ जाता है, या प्रमेह में, हैंसन्स में ये लक्षण इस प्रकार का दिखाई देता है। तो मॉडर्न के हिसाब से नर्वस टिश्यू से एसोसिएटेड है, और हमारे हिसाब में रक्त से एसोसिएटेड है। वैसे है तो वात का लक्षण इस प्रकार से। तो रक्त में स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये शुद्ध रक्त का वर्णन किया गया है, उसका लक्षण बताया गया। तो अगर रक्त का प्रवाहन ठीक है तो स्पर्श ज्ञान होता है, ऐसा कहना है। स्वाप यानी कि बाधिर्य या स्पर्श का ज्ञान नहीं होना इस प्रकार। इसका एक जो देखते हैं
मूंगा यानी इस प्रकार से किसी भी एक पोजीशन में ज्यादा देर रखेंगे तो उसमें कुछ सेंसेशन नहीं है और चींटियां जैसी चढ़ गई है वगैरह वगैरह ऐसा लगता है। और थोड़ी देर के बाद हाथ पैर झटकने पर वो कम हो जाता है। सुक्ते आणि चिमचिमायन प्लीज एलेबोरेट। चिमचिमायन जो है वो झिंझिना इस प्रकार का रहता है, जैसे मैंने अभी ये लक्षण बताया झिंझिनायन इस प्रकार के। उसमें दूसरा भी एक है रोमहर्ष के साथ इस प्रकार के चिमचिमायन ये होता है। और सुक्ति में स्पर्श ज्ञान अच्छा नहीं होता। डायबिटीज में ये लक्षण दिखाई देता है कि एंड आर्थराइटिस ये जो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है और सर्कुलेशन काफी कम हो जाता है, जिसके जरिए आगे सर्कुलेशन कम होने के जरिए गैंग्रीन इस प्रकार का बन सकता है। दोन्हीकडे पडू शकतो, डायबिटीज मध्ये पण आहे आणि कुष्ठामध्ये पण आहे। ये कुष्ठ में भी इस प्रकार का हैंसन्स में पर्टिकुलरली सुप्ति लक्षण बहुत ज्यादा इस प्रकार का दिखता है। तो वो जमीन पर चल रहे हैं तो भी ऐसा लगता है कि गद्दी पर चल रहे हैं। तो ये टिपिकल लक्षण है डायबिटीज में दिखाई देता है। और इसमें सर्कुलेशन का सुधारना बहुत जरूरी होता है। कौटेजादे शिलाजित या शिलाजित के योग इसमें अच्छा इस प्रकार का काम करते हैं। तो सुप्तिनुत्परम ये एक चूर्ण आया है शायद विडंग और पिष्टगी कुष्ठामध्ये आलंय। कुष्ठात आलंय का वातमध्ये कुष्ठातच आलंय। तो उसका इस्तेमाल मैंने किया है कुछ मरीजों में इस प्रकार से। और वैसे हमारे यहाँ हैंसन्स के पेशेंट बहुत कम आते हैं। जो भी आए हैं वो पुराने जमाने की बात इस प्रकार की हो गई। फिलहाल इस प्रकार के मरीज नहीं है। तो इसमें सर्वाणि कुष्ठानि स वातानि स पित्तानि स श्लेष्माणि स रक्तानि स त्रिवेणी च भूमि, ये जो सुश्रुत का सूत्र है तो सभी कुष्ठ में रक्त और कृमि ये दोनों भाव रहते ही है। तो उनके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। पातुम इच्छा पिपासा है तत्र तृष्णा स्यान्नवा। पीने की इच्छा है पिपासा है, उसमें तृष्णा होगी ही ऐसा नहीं, कभी हो सकती है कभी नहीं हो सकती। तो पानी देखा, कोल्ड ड्रिंक देखा, चाय देखी तो पीने की इच्छा होती है, तो ये पिपासा है। अगर अंदर से तृष्णा है और पानी लेने की इच्छा उस तृष्णा के जरिए हो रही है तो ही वो तृष्णा इस प्रकार की बताई गई। तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि मुझे तृष्णा है या पिपासा है। तृष्णा है तो पानी पीना है, पिपासा है तो नहीं पीना है, इस प्रकार से। स्लिप डिस्क मध्ये मुंग्या येणे ही पण सुक्ती आहे का, बोल सकते हैं। हाँ, अभी मेरा एक खुद का अनुभव रहा कि मैंने सुपर एफी बजाज की मॉडल खरीदी थी और जैसे ही मैंने उसका प्रयोग करना शुरू किया तो मुझे महसूस होने लगा कि ये गड़बड़ है सस्पेंशन में उसके, और कमर और पीठ का दर्द होना आरंभ हो गया। तो भी मैंने वो चलाई। फिर ऐसी नौबत आ गई कि बस अब लेटना ही है, कुछ स्कूटर भी नहीं चला सकते, उठना बैठना भी मुश्किल इस प्रकार का हो गया, सुप्ति लक्षण भी दिखाई दिए। तो मैं उलझन में आ गया कि क्या करूं। और चरक सिद्धि स्थान पढ़ा उस समय में, और बस्ती व्यापक में ये यान इस प्रकार का बस्ती करके यान क्षोभ अगर हो जाता है तो जो लक्षण है वो इसमें ये लक्षण है। तो उसमें पहली चिकित्सा दिया है निदान परिवर्तन। तो मैंने वो स्कूटर बेच डाली। हाँ, नई स्कूटर खरीदी। हाँ, उस समय मैंने वेगो खरीदी शायद। और फिर स्नेहन स्वेदन ये सब किया। हाँ, तो फिर मैं ठीक हो गया और बाकी फिर आगे कुछ करने की नौबत नहीं है। और वो सुपर एफी मॉडल फेल गया उनका बजाज का, उन्होंने वो वापस ले लिया। बाजार से निकाल दिया।
मुनिम्ब निम्ब त्रिफला पद्मकाति विशाखणा मूर्वा पटोद द्विनिशा पाठा तिक्तेन्द्र वारुणी सकलिंग वचास्तुल्या द्विगुणाश्च यथोत्तर प्रियादंति त्रिवृत ब्राह्मीश्चूर्णिता मधुसर्पिषा कुष्ठमेह प्रसूतीनां परमं स्यात् तदौषधम्। ये कहाँ से लिया है? कुष्ठ चिकित्सा अष्टांग हृदय। दूसरा एक पाठ है, वो तीन ही द्रव्यों का है। वराविडिंग कृष्णा, हाँ याच्याच पुढे आहे का? वराविडिंग कृष्णा ये भी है। तो चाहे इसका या पहले वराविडिंग कृष्णा, इज इट भूनिम्बादि चूर्णेन कुष्ठ, या पॉसिबल है स्लिप डिस्क मध्ये। हाँ, तो कुष्ठ प्रमेह प्रसूति, कुष्ठमेह प्रसूति नाम परमं स्यात् तदौषधम्। तो इसका काफी, ये पूरा पाठ तो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरावेडेंद्र कृष्णा इतना ही कर रहा हूँ, शायद ये एक अच्छा रहेगा। हे कळत नाही का की वरावेडेंद्र कृष्णा कुठून आलं? तो ये सब तुल्य भाग लेने हैं, निम्ब निम्ब वगैरह वचातर और द्विगुणाश्च यथोत्तरम दंती त्रिवृत ब्राह्मी ही चूर्णिता यथोत्तर द्विगुणा का, इसके डबल दंती, उसके डबल त्रिवृत और उसके डबल ब्राह्मी, काफी विरेचक होगा। इतनी बड़ी मात्रा में अगर त्रिदंती त्रिवृत है और ब्राह्मी इसमें और है थोड़ी सी, हाँ, और इंद्रवारुणी भी है। हाँ, और वराविडंग कृष्णा, ये तो सिंपल पार्ट है, इसमें तो विरेचक कुछ नहीं है। तो शायद इसके बारे में सोचे, प्रयोग के बारे में। और वराविडंग कृष्णावाली यह तैलाज्य माक्षिक, तैलाज्य माक्षिक ये कहाँ पे अनुपान आया है, एक देखना जरा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, जैसे व्यवसादी सत्व के बारे में भी तैलाज्य माक्षिक इस प्रकार का आता है, और कहीं कहीं योगों में ये घृत तैल मधु, इन तीनों का प्रयोग इस प्रकार का होता है। और मध्य आलय, ये तो सही है, तो ये भी ले सकते हैं वो पूरे पाठ के जगह। शाखावात हरम आशा फलश्रुतीचा एक कल्प आलेला आहे वाग्मटमध्ये, तो कोणत्या अवस्थेमध्ये आला? ये जो दूध के बारे में है, ये विकृत, एक शब्द का जो है वो शाखावातहरम परम इस प्रकार का है। और शाखावातहर दूसरा जो योग बता रहे हो मुझे अभी याद नहीं है। तो शायद इन अवस्थाओं में उसका प्रयोग कर सकेंगे। शाखागत बात मुझे काय भाव, शाखाओं में बात, शाखा रक्तादय त्वच, ये जो है तेजोवादी चूर्ण है। ओके। तो रक्त से लेकर त्वक तक जो भी शाखा इस प्रकार की बताई गई है, उसमें अगर वात का प्रकोप है तो ये तेजोवादी चूर्ण या दूध में भी एक है, अस्तिन्यास्थैर्यकृत बाणम उष्णत्वैकशपम लघु शाखावातहरम साम्लम, साम्ल लवणम इस प्रकार का। उष्णन तो एकशफम लघु, एकशफ जो है ये गर्दभ, गर्दभी वगैरह इस प्रकार का।
और शाखावातहरम एक शफ से दुग्ध, तो ये शाखावातहर इस प्रकार का बताया। फणसलकर जी का इस तरीके से ध्यान जाता था, देखो ये शाखावातहर इस प्रकार का बताया गया है। तो ये तो मेरा कंठस्थ था शाखावातहर इस प्रकार का। लेकिन कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये काफी मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। लेकिन कुष्ठ में यह प्रसुप्ति नाम, कुष्ठ में यह प्रसुप्ति, इसमें ये एक अहम इस प्रकार की चीज रहेगी। और एडवांस केसेस ऑफ डायबिटीज, एडवांस केसेस ऑफ हैंसन्स, इसमें इन सभी का प्रयोग करते रहना ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और वैसे हमें इन रोगों में काम करना चाहिए। अभी डायबिटीज की मैंने सीरीज शुरू की है और सीआरएफ के बारे में बोल रहा हूँ, और सीआरएफ के बारे में बोलते बोलते जो आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद नहीं करना, ये जो डॉक्टर्स बता देते हैं आयुर्वेद की दवा लेंगे तो किडनी फेलियर और बढ़ेगा, हो जाएगा वगैरह वगैरह, बाकी मरीजों में आयुर्वेद की दवा लेंगे तो किडनी फेलियर होगा, यही बताते रहते हैं। तो उसका कुछ प्रतिवाद करना है, तो अभी उसमें मैं लगा हूँ। और एलोपैथी जो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उभरी है वो तो पूरी अननेचुरल है। पहले जमाने में ताम्र, लोह, रौप्य वगैरह का प्रयोग एलोपैथी में भी होता था, वनस्पतियों का भी प्रयोग होता था। मूल झाल्यावर गाढविणीचे दूध दिले जायचे, पाय मजबूत व्हावेत म्हणून, असे ऐकले आहे। प्रचलन कहीं ना कहीं होगा। और ये एक अलग जमात है जो इस प्रकार के गर्दभों का पोषण करती है। अब ये काफी कम हो गया है इस प्रकार से। लेकिन पुराने जमाने में चीजें उठाकर ऊपर ले जाने के लिए गर्दभों का प्रयोग होता था, जहाँ पे रास्ते नहीं है। और वो टिपिकली जहां से आरंभ करना है और जहां तक जाना है, इधर उधर कहीं नहीं जाते, वहीं पे जाते हैं, वापस चले आते हैं। ये खासियत है गर्दभों की। लेकिन उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है अभी तो। ये काफी रेयर इस प्रकार का होता है। Should we be careful when using रसौषधि in advanced renal failure patients? सिर्फ रीनल फेलियर पेशेंट्स में ही नहीं, बाकी मरीजों में भी इसके बारे में सोचना है। खास करके नागभस्म जिसमें है, उन औषधियों के प्रयोग करने के बारे में सोचना जरूरी है। क्योंकि अगर बाजार से खरीद रहे हैं और नाग भस्म अच्छा बना नहीं है, 452 54 तो कई दफा ऐसा भी होता है कि अभी सुशिक्षित है लोग, तो वो नेट में जाकर उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने बेंगलोर में किसी मरीज को गर्भपाल रस बता दिया, तो दूसरे दिन उसका मुझे ईमेल आया कि इसमें नागभस्म है, हम कर सकते हैं क्या गर्भिणी अवस्था में, इस प्रकार से। मुझे तो उस समय याद भी नहीं था कि उसमें नागभस्म है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर अच्छी भस्म बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, मैं पुणे से भिजवाता हूँ। तो मैंने पुणे से वो भिजवाया था। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि लोग परस्पर भी उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस होने के बाद उसमें अगर नाग मिला, चाहे संयुक्त फॉर्म में मिला, और कुछ भी लक्षण नहीं है, तो भी वो उनके लिए एक हथियार बन जाता है कि देखो ये इस प्रकार से लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेड से पॉइजनिंग होता है, और ये बातें होती है वगैरह वगैरह। और इसमें एक मुद्दा, अहम मुद्दा है जिसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है, कि वैसे भी लेड पानी में, जमीन में इस प्रकार का है। शुरू में ऐसा हुआ था कि ब्रेस्ट मिल्क में 700 टाइम्स लेड पाया गया,
जापान में। और फिर उस पर संशोधन शुरू हुआ कि इतना लेड कहाँ से आ रहा है। तो पता चला कि पेट्रोल लेडेड था और ऑटो इफ्लुएंस के जरिए पूरा वायु प्रदूषित हो रहा था, और वो फिर फसल में जाके, फसल के द्वारा या दूध में वगैरह जाके जब शरीर में पहुंचता था तो उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती थी इस प्रकार से। तो उसके ऊपर काफी खोज हुई और फिर अनलेडेड पेट्रोल आ गया। अभी अनलेडेड पेट्रोल है, तो ये तरीका बंद हो गया जिससे लेड का पॉइजनिंग हो रहा था। लेकिन उसमें भी कितने मरीजों में लेड पॉइजनिंग के सिम्टम्स देखे थे वो एक अलग चीज है। अभी लेड एसिड बैटरीज इस्तेमाल में है और उनका डिस्पोजल ठीक नहीं है, तो उससे भी लेड अंदर जाता है पानी में, धूप, जमीन में, और उसके जरिए पौधों में वगैरह वगैरह इस प्रकार से जाता रहता है। हाँ, मैं जर्मनी जब गया था तो उस समय में एक केस बहुत चर्चे में थी कि जर्मनी में किसी एक व्यक्ति को सिर्फ शंखपुष्पी लेने पर लेड पॉइजनिंग और पॉइजनिंग हुआ, रिचर पॉइजनिंग हुआ, और उन्होंने वो ढूंढ के निकाला कि ये लेड पॉइजनिंग ही है और इसी दवा से हुआ है। तो ये आयुर्वेद को कोसने के लिए एक अच्छा मुद्दा मिल गया एलोपैथी को। और फिर उसमें के बारे में काफी बहस हुई। बाद में ये पता चला कि ये शंखपुष्पी सिरप जो बना था वो उत्तर प्रदेश में बना था, और रोड साइड ग्रोन इस प्रकार की शंखपुष्पी थी, और ये ऑटो इन्फ्लुएंस के बारे में द्वारा ही हुआ था इस प्रकार से। इसमें आयुर्वेद का क्या संबंध है? वैसे शंखपुष्पी में लेड का क्या संबंध है? शंखपुष्पी और लेड, अगर हम अगं पण त्याच्यामध्ये असं आहे, जर दुसऱ्या कुठल्या तरी प्रकरणातून लेड शिरलं आणि बरोबर आयुर्वेदिक औषधं घेतोय म्हणून सापडलं, आणि लेड तुमच्या शरीरात किती असतं बघा, हा, आणि मग हे यायचं का नाही, ते तुम्ही लेडीज करू नका असं. हा हा, म्हणजे इतके टेस्ट लोक करतात. अभी एक रिलायंस रेलिगेयर, ये एक कंपनी ऐसी है जो जिसका पैकेज है, और उस पैकेज में ये सभी आते हैं, लेड वगैरह का भी प्रयोग किया, परीक्षण किया जाता है। बाकी लोग नहीं करते, बाकी के पैकेजेस में लेड का नहीं है, लेकिन रिलायंस रेलिगेयर के पैकेज में लेड के बारे में भी परीक्षण है। और अगर आप आयुर्वेदिक की दवा ले रहे हैं और ये रिलायंस रेलिगेयर के द्वारा ये संशोधन किया गया, इन्वेस्टिगेशंस की गई और उसमें लेड पाया गया, तो फिर आपके ऊपर आरोप लगाना शुरू हो जाता है। जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए ग्रीन डॉट या रेड डॉट देते हैं, वैसे ही प्योरली हर्बल और औषधि के लिए भी डिफरेंट मार्क होगा तो अच्छा रहेगा प्रिस्क्राइब करते वक्त। इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि जो बेचने वाले हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, निर्बंध नहीं। जो औषधि निर्माण करने वाले हैं उनके ऊपर निर्बंध है कि ये नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। इस हादसे के बाद गवर्नमेंट जाग उठी और फिर टॉक्सिसिटी स्टडी होना जरूरी है, खास करके विदेशों में जो दवाइयां जा रही है उसके बारे में टॉक्सिसिटी स्टडी होना जरूरी है। ये हो गया। लेकिन ये वनस्पति औषधियों के बारे में मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ, ये फ्री रेडिकल, इस प्रकार के जो रेडिकल्स लेड के आएंगे, जो ऑटो इन्फ्लुएंस आएंगे या फिर लेड एसिड बैटरीज के जरिए आएंगे, वो फ्री रेडिकल्स रहेंगे। और स्वर्ण भूपति या फिर गर्भपाल रस वगैरह जिसमें नाग है या त्रिबंध वगैरह, उसमें वो संयुग फॉर्म में आएंगे, वो फ्री रेडिकल्स नहीं रहेंगे। तो पहले तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना। अगर दवा अच्छी बनी है तो वो सेपरेबल नहीं रहेगा, वो लेट्स कंपाउंड में है इतना ही महसूस होगा और सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन नागभस्म अगर अच्छा तैयार नहीं हुआ है और वैसा ही इस्तेमाल किया है तो उसमें फ्री रेडिकल्स आने की संभावना है।
और ये बाकी प्रदूषण करने वाले जो भाव है उनमें तो फ्री रेडिकल्स आते ही है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है ना। या प्रकारचे औषधच नाही आहेत ना, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सगळी एलोपैथी में अभी ये कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इतनी सारी चीजें हम विष जिसको कहते हैं पॉइजन कहते हैं वो खाने पीने से जा रही है, पानी में जा रही है। अमेरिका में मुझे बताया गया कि अगर ये बॉयलर बॉयलर से पानी तब तो होके आता है नहाने के लिए प्रयोग में आता है, लेकिन हमें पानी गर्म करना है तो बॉयलर का पानी नहीं इस्तेमाल, उसमें लेड आ जाता है। ये अजीब चीज है। बॉयलर का पानी अगर हम पिएंगे तो लेड पॉइजनिंग होगा। पानी गर्म करना है तो गैस स्टोव पर पानी गर्म करके पीना है, तो उसमें लेड नहीं आएगा। ये अजीब चीज है। लेकिन ये मैंने सुना कि अमेरिका में इस प्रकार की स्थिति है, बॉयलर में क्यों आता है ये भी ढूंढना पड़ेगा इस प्रकार का पानी गर्म। पर वैसे बॉयलर काफी कॉमन है, हर घर में बॉयलर होना ही है। ठंड इतनी रहती है कि गर्म पानी पाने की जरूरत रहती है पूरे दिन रात इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मैं अभी इस श्रृंखला में बोलूंगा इसके बारे में कि पानी से, अन्न से जो लेड जा रहा है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं है। इतना हम विष खा रहे हैं हर रोज, सभी समाज खा रहा है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। और जब किसी औषध में ये पाया जाता है तो बहजोग हो जाता है कि ये आयुर्वेद वाले ऐसे ही करते हैं, बिगाड़ देते हैं, किडनी फेल हो जाती है। मैंने कोरोना में एक मरीज एडमिट था, मेरा नहीं था दूसरे एक वैद्य का था। उम्र भी काफी ज्यादा थी, 75 80 80 इस प्रकार की होगी। तकलीफ कुछ और थी। हाँ। और आयुर्वेद की दवा पे ही थे। तो उनके कोई रिश्तेदार डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर देखने के लिए आए। और क्या तुम आयुर्वेद कर रही हो तो तुम्हारे किडनी फेल होगी? क्या केस है, किस प्रकार के सिम्टम्स है, संबंध है क्या, तुम आयुर्वेद ले रही हो तो तुम्हारी किडनी फेल ही होगी। ये इतना निश्चय पूर्वक उन्होंने बता दिया सभी लोगों के सामने, सभी रिश्तेदारों के सामने। मैं भी था। मैंने कहा एक बार ऐसा कीजिए, आप रीनल पैरामीटर्स चेक करिए, किडनी फेल है ना आप बोल रहे हैं ना, तो एक बार चेक करिए। तो क्रिएटिनिन कुछ 2.1 और यूरिया कुछ इस प्रकार का था, लेकिन वो तो बीमारी से जुड़ा था, इसका कोई संबंध नहीं था। वो पेशेंट अच्छे थे और आयुर्वेद में श्रद्धा रखने वाले थे, उन पर कुछ असर नहीं हुआ, वो ठीक होकर चले गए वहां से। लेकिन ये इतनी मूर्खता है कि आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं तो किडनी फेल होगी ही, और आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं तो पहले लेड करो। रिलायंस रेडिगेल वैसे भी दे रही है लेड का है, तो सीधा भेज देते हैं कि अगर एक यहाँ पे हादसा हुआ था, आशुतोष नानल की मरीज थी एक्चुअली। मरीज थी एक्चुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस की। और 3 बार वो पहले एलोपैथी में जा चुके थे, कुछ फायदा नहीं हुआ था। फिर आशुतोष नानल के पास आने के बाद 3 बरस बहुत अच्छे गए, इसमें कोई संदेह नहीं था। फिर उसको कामला हुई, और ये सब सिलसिला चल रहा था जबकि ये लॉकडाउन था इस प्रकार। तो कामला होने के बाद उसको उन्होंने एलोपैथी में दिखाया। तो जैसे उन्होंने सुना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस था और 3 बरस से आयुर्वेद की दवा ले रहे हैं, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये आयुर्वेद की दवाइयों से हो गया। कामला जो हुई है वो आयुर्वेद की दवाई से हो गई। मरीज की परिस्थिति बहुत विकट इस प्रकार की थी। बिलिरुबिन काफी हाई था, और दिख तो रहा था कि ऑटोइम्यून इस प्रकार का है। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ऐसा ही था, लेकिन रुद्रपता कमाला तो नहीं थी, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसा था। लेकिन केएम वाले ने तो बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो अ, आयुर्वेद की दवाइयों से हुआ है इस प्रकार से। वो उलझन में आ गए।
फिर किसी ने मेरा नाम सुझाया तो मेरे पास आए दिल्ली सदाशिव वाले। तो मैंने कहा कि पेशेंट केएम में एडमिट है, केएम दूसरे किसी डॉक्टर को कुछ आने ही नहीं देती, इस प्रकार से इन्वॉल्व ही नहीं होने देती। तो आप अगर वहां से डिस्चार्ज लेंगे तो ही कुछ पॉसिबल इस प्रकार का होगा। तो उन्होंने डिस्चार्ज लेके पुनरुस में लेके आए। जब मैंने मरीज देखा तो वो ड्राउजी हो गई थी। तो मैंने कहा कि काफी मुश्किल है, ये कोमा में चली जाएगी और बचने के चांसेस कम है। उम्र बहुत कम थी, 32 की उम्र थी। तो आपको अगर एलोपैथी में जाना है तो एलोपैथी में जाओ। अगर हमारी ट्रीटमेंट करनी है तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन पता नहीं ये कितना टिक पाएगी इस प्रकार से। फिर अच्युत जोशी से बात की, अगर एलोपैथी में दाखिल करना है तो कहाँ पे। तो वो बोले कि सिर्फ एमजेएन में एडमिट कर सकते हैं, बाकी सभी कोविड के हैं, तो बाकी कहीं चांस नहीं है। तो बोले कोविड की टेस्ट हुई है क्या। मैंने उनसे पूछ लिया तो बोले कोविड की टेस्ट हुई है, निगेटिव है, लेकिन हमें हमारे पास रिपोर्ट नहीं है केईएम में। अगेंस्ट मेडिकल डिस्चार्ज लेके आए थे। तो बोले कोई चारा नहीं, एडमिट करेंगे, कोविड की टेस्ट करेंगे, 24 घंटे कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद में उसके बारे में सोचेंगे ट्रीटमेंट क्या देनी है अगर कोविड निगेटिव आया तो। तो मैंने कहा कि ये तो काफी मुश्किल है। और फिर आगे क्या होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो एलोपैथी में भी क्या होगा ये भी मुश्किल है पता बताना। तो फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि ठीक है यहीं पे 1500 में ही रखेंगे, और उसी रात उसका देहांत हो गया। अभी ये सब देखकर हैरानी होती है कि क्या लेना देना है, मरीज को ठीक करना हमारा कर्तव्य है, एक दूसरे पर इस प्रकार से इल्जाम लगाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या मालूम होता है। जब मैंने उसके पति से बात की, वो 32 बरस की औरत थी और दो बच्चे थे छोटे। तो उसने कहा कि मुझे विश्वास है आयुर्वेद में, और पहले तो हम 5 लाख रुपए अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एलोपैथी में खर्च कर चुके थे, उसका कुछ फायदा नहीं होता। आशुतोष नानक की ट्रीटमेंट से 3 बरस अच्छे गए। हमारी ये मूर्खता रही कि उसके पास आने के बजाय हम केई में चले गए, कामना हुई इसलिए। और फिर ये सब सिलसिला सिलसिला शुरू हो गया इस प्रकार से। तो मैंने आशुतोष से बात की तो बोला कि ये ब्लेम गेम चल रहा है, मुझे ट्रीटमेंट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट करो। लेकिन मैं ट्रीटमेंट नहीं करने वाला इस प्रकार से। तो फिर इस प्रकार का नतीजा निकला। जब तक मैंने केस देखी नहीं थी तो मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने केस देखी और ये ऑटो इम्यून है ये पता चला। और तंद्रा बढ़ गई थी। तो मैंने कहा कि ये काफी मुश्किल है, और वैसा ही हुआ कि उसका देहांत हो गया। तो अभी इसके बारे में बहुत सजग होना जरूरी है। और ये जो बात कह रहे हैं ग्रीन डॉट, ये तो मैं नहीं मानता। रसौषधि हो या वनौषधि हो, वनौषधि में भी इस प्रकार के, और ज्यादा परेशानी ये है कि जो भी लेड पॉइजनिंग, सभी जो केसेस मिले हैं वो सिर्फ लेड पॉइजनिंग के लिए। इतने बड़े पैमाने पर पारद का प्रयोग किया जा रहा है, सभी रसौषधि में पारद है, कहीं भी पारद के मर्क्यूरी की टॉक्सिसिटी के केसेस नहीं मिल गए, सिर्फ एंड सिर्फ लेड पॉइजनिंग के। तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और ये फ्री रेडिकल्स है, बहुत कम मरीज ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स है लेड पण हे जर लेड पॉइजनिंग। पॉइझनिंग झालं असेल तर त्याला दुरुस्त करण्यासाठी आपण काय करू शकतो असा काय विचार आहे? त्याला काही नाही करू शकणार, जर औषधातनं लेड पॉइजनिंग झालं तर त्याच्याविषयी विचार करायला लागेल. नाही लेड पॉइझनिंग झालं असेल तर त्याला आपण काय करू त्याला आपण नागाची शुद्धी त्याच्यामध्ये त्रिफळा वगैरे त्यांचा काहीतरी विचार करायला. शकतो? मग तसं पण सांगा ना. ये बताना मुश्किल होगा। विशेषज्ञ चिकित्सा करनी पड़ेगी, ऐसा ही उसमें रहेगा और सिम्टम्स के आधार पर रहेगा। लेकिन फ्री रेडिकल्स और कंपाउंड, इसमें फर्क होना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड्स में अगर लेड अच्छा नहीं बना है, नागवस्म अच्छी नहीं बनी है, तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए भरोसेमंद का ही प्रयोग करें।
जो अच्छी तरीके से काम करते हैं उन्हीं का नागभस्म प्रयोग करें। और मैं तो अभी बताता हूँ सभी के बारे में 6x का ही प्रयोग करें। मैं सूक्ष्मीकरण पर इसी के लिए आ गया कि रसौषधि सभी, चाहे स्वर्ण सूचकर हो, चाहे आरोग्यवर्धिनी हो, चाहे और कोई चीज हो, जो भी प्रयोग में लानी है वो सूक्ष्म करके ही लानी है, 6x करके ही लानी है। तो इसमें एलिमेंट नहीं मिलेंगे। चिलेशन थेरेपी करता ये सुना है मैंने। चिलेशन थेरेपी वैसे हिमोग्लोबिन भी ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा ट्रांसफ्यूजन होते रहते हैं और फिर सैचुरेशन होता रहता है, तो वहां भी चिलेशन करते हैं। एलोपैथी डच चिलेशन थेरेपी फॉर लेड पॉइजन, ठीक है। लेकिन ये नौबत ही नहीं आई है, क्योंकि ये एक मुद्दा उठाकर ये हेवी मेटल पॉइजनिंग इसके बारे में जिक्र करते रहते हैं। तो इसके बारे में हमें सावध इस प्रकार का होना है, और इसीलिए मैं ये 6x के ऊपर आ गया। ठीक है, अभी रुकते हैं और कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। मुझे भी पता नहीं है चिलेशन थेरेपी क्या है, लेकिन मेरे मरीजों में होते हुए देखिए। विशेषता एक छोटी लड़की थी मेरे पास, 5 बरस की, और उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता था और 5 के नीचे भी चला जाता, तो ट्रांसफ्यूजन देते थे। तो हर महीने में ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता था। ऐसा बहुत वर्षों से सिलसिला चल रहा है। और एलोपैथी में काफी जगह पे दिखाया, चेन्नई में जाकर दिखाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। और फिर ज्योतिष को दिखाया तो उसने बताया कि 8 बरस के बाद ये सुधरेगी, और 8 बरस के बाद रियली सुधर गई। मेरी दवा चल रही थी, एलोपैथी की दवा चल रही थी, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा था। अचानक वो सुधरने लगी। लेकिन आश्चर्य कि 6-7 महीने अच्छे गए और फिर से वो दोहराना शुरू हो गया। अभी फिर से चल रहा है, तो अभी स्टेरॉइड पे रखा है। तो स्टेरॉइड पे रखने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ है। सूक्ष्मीकरण किती ग्राम भस्म शर्करा कितने वेळ घोटणे विल पोस्ट ऑन जेएसपीसी रिगार्डिंग सिलेक्शन सर। ओके, इसके बारे में भी बता देंगे, सूक्ष्मीकरण के बारे में जेएसपीसी में पोस्ट करेंगे। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारा